नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टैरो एंड द स्टार्स विद रोहिणी में। हम बात कर रहे हैं मार्च महीने के कन्या राशि के बारे में और देखेंगे कि कन्या राशि का मार्च का मंथ कैसे जाएगा। अगर आपका मून कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मून हमारी इमोशनल रियलिटी और डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मार्च का महीना आपके लिए सिर्फ एक नॉर्मल मंथ नहीं है, ये महीना आपको डिसिप्लिन और रिलेशनशिप क्लैरिटी और प्रैक्टिकल ग्रोथ भी सिखाने वाला है। इस मंथ में प्रैक्टिकल डिसीजन ओवर इमोशनल रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिटेल में समझने से पहले हम जान लें कि प्लैनेटरी पोजीशन आपकी राशि के लिए इस मंथ में कैसी रहने वाली है। तो अगर बात करें, 6th हाउस में है सैटर्न, सन मिड मार्च तक यहाँ रहने वाले हैं, उसके बाद मूव कर जाएंगे। और मर्क्यूरी भी इसी 6th हाउस में ही है आपके। 7th हाउस में है वीनस, और वीनस के साथ राहु देवता में विराजमान है। 9th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, 10th हाउस में मार्स बैठे हुए हैं, और फर्स्ट हाउस में यानी लग्न हाउस में आपके केतु हैं। तो मिड मार्च के बाद जो मैंने बताया सन मूव कर जाएंगे, तो सन का ट्रांजिट हो जाएगा 6th से 7th हाउस में। ये 7th हाउस में एंटर कर जाएंगे, मतलब फोकस आपका वर्क से शिफ्ट होकर रिलेशनशिप पर चला जाएगा, क्योंकि ये मंथ ये ट्रांजिट यही दर्शाता है कि आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप पर चला जाएगा, रिलेशनशिप पर चला जाएगा। अगर बात करें करियर और वर्क लाइफ की, तो मार्च में आपका 6th और 10th हाउस सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में है। 6th हाउस मेनली रिप्रेजेंट करता है आपके जॉब, कंपटीशन, ऑफिस पॉलिटिक्स, हेल्थ, डेली रूटीन। अगर सिंपल इसके लिए कहा जाता है रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीजें आपके 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न जब 6th हाउस में आते हैं तो एक सिंपल मतलब होता है कि शॉर्टकट्स आपको प्रिफर नहीं करने हैं। सैटर्न कभी भी शॉर्टकट्स का साथ नहीं देते हैं। तो जब शॉर्टकट्स नहीं है तो काम का प्रेशर बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आएगी, आपसे कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट की जाएगी। लेकिन 6th हाउस में जनरली सैटर्न को अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जैसे रोग, ऋण और शत्रु, तो ये एनिमीज और कंपटीशन को कंट्रोल में रखते हैं अगर शनिदेव यहाँ पर आकर बैठ जाएं तो। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या इंटरव्यू में हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी सक्सेस मिलेगी जरूर, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी सी स्लो हो, लेकिन सॉलिड सक्सेस मिलेगी, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आप काम में केयरलेस हो गए, क्योंकि शॉर्टकट्स प्रेफर नहीं करना है ये सैटर्न कहते हैं, तो अगर आप काम में केयरलेस हो गए, केयरलेस रहेंगे, रूटीन ब्रेक करेंगे, तो आपका स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है। सैटर्न का सिंपल लेसन है, डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू विक्ट्री। तो सैटर्न आपको डिसिप्लिन रहना सिखाते हैं। अगर विक्ट्री, जीत चाहिए, तो सैटर्न के इस मूल मंत्र को पकड़ के चलिए। मार्स 10th हाउस में, 10th हाउस करियर का हाउस होता है। 10th हाउस प्रोफेशन का एक तरह से बैकबोन हम कह सकते हैं, बैकबोन 10th हाउस कहा जाता है। और यहाँ पर मार्स मार्स एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपको देते हैं। तो अगर आपको लीडरशिप लेने का मौका मिले तो रेडी रहिए उसके लिए। आप खुद इनिशिएटिव लेना चाहेंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आप खुद जाकर बात करेंगे, आपको मिल भी सकती है, हो सकता है टॉप बॉसेस आपको ये लीडरशिप अपॉर्चुनिटी या कोई नया प्रोजेक्ट ऑफर करे, और अगर आप खुद जाकर भी मांग सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों की एनर्जी आपको इस हाउस में बैठ के मार्स दे रहे हैं। लेकिन साथ में एनर्जी देते हैं तो एनर्जी का मतलब इम्पल्सिव भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करके बॉस से जाकर सीधे भिड़ मत जाइए। अथॉरिटीज से थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करके चलिए। ऑफिस में अगर आप ईगो बेस्ड रिएक्शन से बचें, तो ये मंथ आपको बहुत कुछ प्रूव करने में हेल्प कर सकता है।
ये मंथ आप अपनी चीज़ों को, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं, तो इसीलिए ईगो बेस्ड रिएक्शन देने से आप थोड़ा-सा बचें। साथ ही में जुपिटर आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 9th हाउस या 9वां भाव होता है भाग्य और गाइडेंस का हाउस। और जुपिटर यहाँ पर हैं, जुपिटर हमेशा प्रोटेक्ट करके चलते हैं, गुरु है ना, तो गुरु कभी गलत नहीं कर सकते, तो इसी तरह से जुपिटर यहाँ पर भी आपको प्रोटेक्ट करके भी प्रोटेक्टिव शील्ड देके चलेंगे और प्रोटेक्टिव शील्ड के जैसा ही काम करेंगे। अगर आपको लगा कि काम ज्यादा है, लक आपका काम कर जाएगा, लक लास्ट मोमेंट पे आपको सपोर्ट कर जाएगा। मेंटर्स से, सीनियर अथॉरिटीज से, या घर में भी जो बड़े लोग हैं उनसे आपको हेल्प मिलने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर जुपिटर देंगे। इस तरह से आपका लक काम करेगा कि आपको काम ज्यादा लग रहा है तो सीनियर्स से या मेंटर्स से आपको हेल्प मिल जाएगी। साथ में जुपिटर जब आते हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको सजेशंस देते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें इस फेज में, आप शॉर्ट टर्म के फ्रस्ट्रेशन को इग्नोर करके कि भाई इतना सारा काम है, ऐसे चीजें गड़बड़ हो रही हैं, इन सारी चीजों को आप इग्नोर करके थोड़ा सा इन चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलें। ये जुपिटर आपको सपोर्ट भी करेंगे और जुपिटर ये सजेस्ट भी कर रहे हैं। अब अगर बात करें आपकी रिलेशनशिप या मैरिज, इन सारी चीजों के बारे में, इंटरेस्टिंग पार्ट होता है 7th हाउस है, 7th हाउस एग्जॉल्टेड, 7th हाउस में वीनस एग्जॉल्टेड है और एक्टिवेट हो रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है वीनस का 7th हाउस में। 7th हाउस क्यों ऐसा कह रहे हैं, वीनस और 7th हाउस मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इन सबको यही हाउस रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वीनस एग्जॉल्टेड होने का मतलब है कि रिलेशनशिप में अट्रैक्शन और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज प्रपोजल्स आपके आ सकते हैं, या किसी से सीरियस कनेक्शन डेवलप होने के बहुत बहुत चांसेस बन सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी पहले मैरिज में कम्युनिकेशन का, या कुछ सॉफ्टनेस आपको फील नहीं होती थी, अट्रैक्शन या लव फील नहीं होता था, तो वो इस मंथ में सॉफ्टनेस आ सकती है। अ, और जैसे कम्युनिकेशन पहले अगर टूटा हुआ था या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो वीनस आपको ये हेल्प करेंगे और आपके कम्युनिकेशन को, रिलेशनशिप को, बॉन्डिंग को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एफर्ट थोड़े से कम्युनिकेशन के लिए आपको ही डालने पड़ेंगे। ऑब्वियस है कि केवल ग्रह बैठे हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सारा काम ग्रह ही कर देंगे, कुछ आपको इनिशिएट तो करना ही पड़ेगा ना। तो अपने कम्युनिकेशन को प्रॉपरली इनिशिएट कीजिए, बाकी सपोर्ट आपको वीनस का यहाँ पर भरपूर मिलेगा। राहु 7th हाउस में है वीनस के साथ, तो राहु कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, और कंफ्यूजन क्रिएट करने का मतलब है कि हो सकता है आपको किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाए, या अपने खुद से भी ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाए, आइडियलाइजेशन आप करने लगें, या जल्दी जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर आप फील करें। हो सकता है आपको लगे कि किसी व्यक्ति के साथ अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं कि यही परफेक्ट पार्टनर है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा थम जाइए, क्योंकि राहु इल्यूजन्स देते हैं। तो अब भी क्योंकि राहु हैं, ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा, नए पार्टनर्स, नए कनेक्शन स्टैब्लिश होंगे आपके। थोड़ी सी रुक के क्लैरिटी आने का वेट कीजिए, या कमिटमेंट अभी तुरंत मत दीजिए। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप कोई बना और तुरंत आप कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा रुकिए, कमिटमेंट के लिए क्लैरिटी का वेट कीजिए, क्लैरिटी थोड़े से टाइम में आएगी। अगर बिजनेस में है, ये नॉर्मल पार्टनर रिलेशनशिप के लिए भी है, बिजनेस रिलेशनशिप के लिए है, कि थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा थम जाए, स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि राहु बहुत हद तक इल्यूजन क्रिएट करते हैं और आपको एक तरह से प्रेशराइज फील होने लगता है कि जल्दी जल्दी डिसीजन लेने हैं। और राहु के एक अभिन्न अंग केतु अपोजिट डायरेक्शन में ही बैठे रहते हैं, एक दूसरे के मतलब सामने सामने रहते हैं। तो राहु जहाँ इल्यूजन दे रहे हैं, केतु डिटैचमेंट फील कराते हैं।
कभी-कभी आप खुद कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर सकते हो, खुद को क्लैरिटी नहीं, ऐसा मार्च में कई-कई बार आपको बीच-बीच में लगेगा कि एग्ज़ैक्टली मुझे क्या चाहिए? क्या यही पार्टनर मुझे चाहिए? क्या मैं जिस चीज़ को पाना चाह रहा था वो मुझे मिल गई है कि मुझे और एफ़र्ट्स करने हैं? तो एक डिटैचमेंट सॉर्ट ऑफ क्रिएट राहु ने इल्यूज़न दिया, और जब इल्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाता है तो केतु वहाँ डिटैचमेंट देने का काम करते हैं। आप कई बार, क्या यही सारी चीज़ों के लिए मैं सारे काम कर रहा हूँ? ये वाली फीलिंग भी आ सकती है। सो इस इमोशन पे बेस्ड डिसीज़न लेने से थोड़ा-सा राहु, केतु दोनों का ही जो प्लेसमेंट है वो कह रहा है थोड़ा-सा रुक के, संभल के, क्लैरिटी आने तक वेट कीजिए, इम्पल्सिव डिसीज़न मत लीजिए, और कोई भी इमोशनल, स्पेशली इमोशनल डिसीज़न लेने से पहले इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन ये थोड़ा-सा आप करें। राहु, केतु दोनों ही ये सजेस्ट कर रहे हैं। अगर बात करें आपके मेंटल स्टेट की या इमोशनल बैलेंस की, तो ओवरथिंकिंग, इल्यूजन बिकॉज ऑफ राहु, डिटैचमेंट बिकॉज ऑफ केतु, ये मार्च मंथ में आपकी इमोशनल स्टेट ऐसी ही रहने वाली है। ओवरथिंकिंग भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सैटर्न का प्रेशर भी बन रहा है, मार्स एनर्जी दे रहा है जल्दी काम करने की, तो ये सारी चीजें अगर मिक्स होती हैं तो आपको ओवरथिंकिंग देती हैं, लेकिन जुपिटर क्लैरिटी देते हैं। तो सिंपल इन सारे अगर ग्रहों को देखें तो सिंपल मीनिंग है, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, जो भी जिस भी प्लेस पे बैठे हुए हैं, कि आपको रूटीन एक फॉलो करना है, और रूटीन में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जो अपनी हेल्थ इश्यूज या सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों के लिए वॉक करें, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम आप फॉलो कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट जिससे कि चीज़ें टाइमली आप काम कर पाएँ, स्ट्रेस नहीं होगा, और जो एक्सपेक्टेशन आपको खुद से हैं या लोगों को आपसे हैं वो आप प्रॉपरली फुलफिल कर पाएंगे। हेल्थ के बारे में, क्योंकि ओवरथिंकिंग है ही, इल्यूशन है ही, तो हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चले। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न, तो हेल्थ थोड़ा सा ध्यान रखें, इग्नोर ना करें। ओवरथिंकिंग की वजह से जो स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट या एसिडिटी, कई बार ये रहता है कि ओवरथिंकिंग की वजह से डाइजेस्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कि अगर आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या आप स्ट्रेस्ड हैं तो डायरेक्टली इफेक्ट आपके आता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, वो डिस्टर्ब हो जाता है, एसिडिटी हो सकती है, और और कुछ चीजें जो हो सकती हैं हेल्थ के मामले में। आपकी स्किन शायद आपको कुछ प्रॉब्लम देने लगे, स्किन ड्राई या कुछ इस तरह के इरिटेशन स्किन पे हो सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लेंगे और खाना अपना प्रॉपर टाइम पे खाएंगे तो ये डाइजेस्टिव इश्यूज और स्ट्रेस इश्यूज आपके प्रैक्टिकल रेमेडी है। ये कोई मतलब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। फाइनेंसेस स्टेबल रहेंगे ओवरऑल। कुछ नया लग्जूरियस कुछ खरीदने का प्लान बन सकता है, लेकिन अ, बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में स्पेक्यूलेशंस में न चले जाना। स्पेक्यूलेटिव, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या किसी भी और तरह के स्पेक्यूलेशन में अपने को मत जाने देना, उससे बच के रहना, अवॉइड करना है। अगर आप कोई लोन, कोई कर्जा, कोई बैंक लोन या किसी और से आपने उधार लिया हुआ है तो ये आप रीपेमेंट इस टाइम पर कर सकते हैं। एक अच्छा मंथ है रीपेमेंट करने का। लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए आप प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सेविंग की अगर बात करें तो आप कुछ एसआईपी इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो एफडीज वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए आप एक अपना एक सिस्टमैटिक प्लान इनिशिएट कर सकते हैं इस मंथ में। टाइम भी बहुत अच्छा है, सपोर्ट भी है आपके पास, लेकिन स्पेक्युलेटिव मार्केट नहीं, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से बच के रहिए। इनिशियल जो मंथ है वो आपको हो सकता है थोड़ा सा हैवी फील हो, लेकिन जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा तो ये हैवीनेस कम होती जाएगी, रिलेशनशिप्स पे क्लैरिटी आती जाएगी, पार्टनरशिप
अगर बिजनेस में है तो उसमें भी क्लैरिटी आएगी। और मार्च खत्म होने तक आपका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आप खुद फील करोगे। अब सारी चीज़ों को अगर सम अप करें तो कुछ जो भी ग्रहों का मूवमेंट है, जो भी कंडीशन है, उसके लिए सिंपल छोटी-छोटी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। रेमेडीज़ का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएँगी, रेमेडीज़ का मतलब है कि थोड़ी-सी चीज़ों को इम्प्रूव सही तरीके से आप कर सकते हैं। बुधवार को, वेंसडे को आप कोई ग्रीन चीज़ का दान कर सकते हैं, गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ा सकते हैं। अ, विष्णु सहस्रनाम एक बहुत अच्छा चीज़ है जो आप करिए। इसको तो आप रेगुलर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मार्च में ही करना है। विष्णु सहस्त्रनाम आप रेगुलरली कर सकते हैं। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है पढ़ने में, करे परेशानी अगर आप फ़ील करते हैं तो आप यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो इसका शॉर्टेस्ट वर्ज़न यूट्यूब पे अवेलेबल है वो शायद 13-14 मिनट्स का है, तो आप वो चला लीजिए। और चला के छोड़ नहीं देना है कि खुद कुछ काम में लगे हुए हैं और वहाँ विष्णु सहस्त्रनाम चल रहा है। 10-15 मिनट का टाइम लेकर सामने बैठिए, धीरे-धीरे आप रेगुलरली जब इसको सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। शुक्रवार को वीनस के लिए आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान करने से मतलब कभी भी दान ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारा करना है, छोटा-छोटा दान भी आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। भई 200 ग्राम सफ़ेद मिठाई खरीद ली, वो किसी को दे दी ज़रूरतमंद को। एक शर्ट व्हाइट कलर की खरीद ली किसी व्यक्ति को, बार-बार मैं यही बोलती हूँ, ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दे दीजिए। और एक हेल्थ के लिए रेमेडी आप कर सकते हैं, 10 मिनट का समय निकाल के प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग, इस प्रैक्टिस को आप शुरू कीजिए। अ, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मार्स की फायरी एनर्जी है तो कम्युनिकेशन में, अपनी बातचीत में ईगो को कम करके सॉफ्टनेस लेके आनी है। तो ये सारा कुछ मार्च महीने का प्रिडिक्शन आपके लिए था। तो मार्च कन्या राशि के लिए ये एक स्ट्रक्चरिंग का मंथ है। काम में डिसिप्लिन लेके आइए, रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी, ये आपको सिखाएगा भी क्लैरिटी, हेल्थ में थोड़ा-सा चीज़ों पे कंट्रोल करना और इमोशनल नहीं होना, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं। ये पूरा मार्च का सम अप है। अगर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है और आप रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ, जिससे मुझे आगे आने वाले टाइम में मोटिवेशन मिले इसी तरह से आपके साथ बातचीत करने का।